हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फोर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के चैप्टर वन जो है संवैधानिक विकास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला चैप्टर है संवैधानिक विकास। तो पहला क्वेश्चन है 1773 के नियामक अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पिक में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 नंबर जो है गलत है। इसके अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक सरकार की स्थापना की गई थी। इस सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद पर कई अंकुश लगाए। तो ये तीनों कथन जो है सही है। 1773 के नियामक अधिनियम रेगुलेटरी एक्ट के संबंध में कथन 3 जो है असत्य है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश राज को मुंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा एम्पे को इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर एवं जॉन हिल्ड 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। इस न्यायालय का कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक विस्तृत था। अगला देखते हैं, दिए गए अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। 1833 का अधिनियम और 1853 का अधिनियम। 1833 व 1853 दोनों ही अधिनियम चार्टर एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 1793 ईस्वी में से 1893 के बीच 4 जो है चार्टर एक्ट लाए। 1793, 1813, 1833 और 1853 का अधिनियम पारित किए गए। इन चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीय प्रशासन में समय समय पर परिवर्तन का आज्ञा पत्र जारी किया गया। अगला है सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी 1833 का चार्टर अधिनियम विधि निर्माण की शक्ति परिषद गवर्नर जनरल से सन्निहित। 1853 का चार्टर अधिनियम गवर्नर जनरल को परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। 1858 के चार्टर अधिनियम में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए विधि निर्माण का एकाधिकार सब परिषद गवर्नर जनरल में सन्निहित कर दिया गया। परिषद के सदस्यों की संख्या 4 रखी गई, जिसमें एक विधि सदस्य होते थे। 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल के परिषदों में जब वह विधायिका के रूप में कार्य करती है 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। इन 6 नए सदस्यों में मद्रास, मुंबई, बंगाल तथा पश्चिमोत्तर प्रांतों में से प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि और एक मुख्य न्यायाधीश व एक कनिष्ठ न्यायाधीश होते थे। 1858 के अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को समाप्त कर दिया गया तथा उनके अधिकार को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य भारत सचिव को दे दिया गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को आपात स्थिति में परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार दिया गया। अगला देखते हैं, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है सही है। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। इस अधिनियम में उपबंध किया गया कि भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव पर सब परिषद भारत सचिव के माध्यम से ही महारानी की स्वीकृति आवश्यक थी। अगला देखते हैं, निम्न कथन और कारण दिए गए हैं, तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन है 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने पहली बार विधान परिषदों में वित्तीय विषयों पर प्रश्न पूछने के नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया। गवर्नर जनरल द्वारा प्रश्न पूछने के संदर्भ में बनाए गए नियमों पर भारत सचिव की परिषद की सहमति अनिवार्य थी। तो ये कारण है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत परिषद ने 1892 में पहली बार विधान परिषदों में वित्तीय विषयों पर प्रश्न पूछने के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, किंतु नियमों पर सब परिषद भारत सचिव की सहमति अनिवार्य थी। इस नियम के माध्यम से केंद्र एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार
कर 8 से 20 नए सदस्य जोड़े गए, जिसमें 40% सदस्य गैर सरकारी थे। अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत परिषद में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को वर्ग, समुदाय तथा हितों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई। निर्वाचक मंडल की सदस्यता हेतु आय, संपत्ति तथा शैक्षणिक योग्यता को पैमाना मानकर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई। इसे वर्ष 1909 का मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, गलत है। व्याख्या देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में कथन सी जो है गलत है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषदों के कार्यों एवं अधिकारों में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, स्थानीय संस्थाओं को कर्ज देने, अतिरिक्त अनुदान देने और नए कर लगाने से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तावित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बजट स्वीकार करने से पूर्व बजट की विवेचना करने, सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने तथा जन पर मत विभाजन की मांग करने का भी अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? आंसर हो जाएगा द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम सदन राज्य परिषद तथा दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा थी। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिनमें 33 का निर्वाचन होता था तथा 27 मनोनीत होते थे। केंद्रीय विधानसभा में कुल 145 सदस्य होते थे, जिनमें से 104 सदस्य निर्वाचित तथा 41 सदस्य मनोनीत होते थे। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची के विषयों पर विधि निर्माण अथवा उसे अस्वीकार करने का अधिकार था। अगला है 1919 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी जो है गलत है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में कथन सी जो है गलत है, क्योंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य कुल खर्च यानी बजट के केवल 1/3 भाग पर ही मतदान कर सकते थे। शेष 2/3 भाग पर उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस अधिनियम के मतदान के आधार पर बजट को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग जिस पर विधानमंडल के सदस्य मतदान कर सकते थे और दूसरा वह भाग था जिस पर मतदान नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त जिन विषयों पर उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त था, उन विषयों पर भी गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त था कि सदस्यों द्वारा अस्वीकृत किए गए विषयों को अपने कर्तव्य पालन के आधार पर वह पुनर्जीवित कर सके। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में 1 और 3 सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन से अभिप्राय ऐसे शासन प्रणाली से है जिसमें उत्तरदायी तथा अनुत्तरदायी दोनों तत्वों का समावेश किया गया हो। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र की कुछ विधायी शक्तियों का हस्तांतरण प्रांतों को किया गया। कार्यों का वितरण केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में किया गया। ठीक है। और कथन दूसरा जो है सत्य है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत परिषद अधिनियम 1909 में की गई, ना कि 1919 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित अधिनियम पर आधारित है? आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का किया गया विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, जिसे भारत के संविधान ने अपनाया। इस अधिनियम में शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में सूचीबद्ध किया गया। संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 तथा संवर्ती सूची में 36 विषय थे। संघीय सूची में केंद्र सरकार को तथा प्रांतीय सूची में प्रांतीय सरकार को और अन्य क्षेत्राधिकार दिया गया। संवर्ती सूची पर केंद्र तथा प्रांतों को कानून बनाने का समान अधिकार था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? आंसर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की स्थापना कर संघीय विषयों को संरक्षित तथा हस्तांतरित में वर्गीकृत किया गया। संरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल को स्वविवेक पर आधारित शक्तियाँ प्राप्त थी। हस्तांतरित विषयों पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रण प्राप्त था। मंत्रिपरिषद संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी।
भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3 सही है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रस्ताव किया गया। इस अधिनियम में शासकीय कार्यों को 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभक्त किया। उन्नीस का भारत शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। संघ की 2 इकाइयाँ थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देसी रियासतें। इसके तहत प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके साथ ही केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया। चौथा कथन सही नहीं, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 की संघ सूची में 59, राज्य में 54 तथा समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। भारतीय शासक अधिनियम 1935 के अंतर्गत कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि वह दोनों सदनों द्वारा पारित तथा गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत न हो। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम में नहीं बन सकता था जब तक वह दोनों सदनों द्वारा पारित तथा गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत न हो। किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान था। गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्राप्त थी कि वह संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? आंसर हो जाएगा एक, केवल एक जो है गलत है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कथन एक जो है सत्य, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश कानून द्वारा होती थी तथा वे 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते थे। यद्यपि इससे पूर्व भी उन्हें कदाचार अथवा शारीरिक मानसिक असमर्थता के आधार पर प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति की सिफारिश पर हटाया जा सकता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना के संदर्भ में कथन एक सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 6 प्रांतों में यथा बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मुंबई, मद्रास में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त 5 प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई। विधानमंडलों के उच्च सदन को विधान परिषद तथा निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। विधान परिषद एवं विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग प्रांतों में भिन्न भिन्न थी। विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, किंतु विधान परिषद में यह व्यवस्था जारी रखी गई। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन द्वारा मई 1946 में प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा बी जो है गलत है। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति कैबिनेट मिशन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात 16 मई 1946 को एक योजना दीर्घकालीन समझौते हेतु प्रस्तुत की, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले उस संप्रदाय के कुल सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए, न कि 2/3 बहुमत से। मंत्रिमंडलीय योजना के प्रस्ताव के अन्य प्रावधान थे संघीय शासन की व्यवस्था, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्तता तथा संघीय न्यायालय की स्थापना। निम्न कथन और कारण को पढ़ना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा एक अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई। कारण, संविधान की निर्माण विधि में शासन संचालन हेतु अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सभी पद भारतीयों को दिए जाने की व्यवस्था थी। आंसर हो जाएगा ए और आर जो है सही है, और आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण है। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार अंतरिम सरकार में किनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना था? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार अंतरिम सरकार में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय ईसाई, सिख, पारसी समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने का प्रावधान था। इस प्रकार दिए गए उपयुक्त सभी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना था। अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्यों को शामिल किए जाने की व्यवस्था की गई थी।
इन 14 सदस्यों में 6 सदस्य कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख, 1 पारसी समुदाय के प्रतिनिधि थे। माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 जो है सही है। माउंटबेटन योजना के संबंध में 1 और 3 सही है। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने हेतु लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत पहुंचे, जहां गहन विचार विमर्श के पश्चात उन्हें 3 जून 1947 को अपनी नीति विषयक बयान भारत विभाजन की योजना जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में यह प्रावधान था कि असम के सिलहट क्षेत्र में जनमत द्वारा यह निश्चय किया जाएगा कि वह असम में रहेगा अथवा पूर्वी बंगाल में सम्मिलित होना चाहेगा, जो पाकिस्तान का एक अंग होगा। कथन दूसरा असत्य है, क्योंकि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 4 प्रांतों में नहीं बल्कि 3 प्रांतों असम, बंगाल तथा पंजाब का विभाजन किए जाने का प्रावधान था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान जो है शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा बी, 3 जो है शामिल नहीं था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जनजातीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बरकरार रखे जाने का प्रावधान शामिल नहीं था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान के अंतर्गत जो है जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया तथा जो भी संधियां अथवा समझौते ब्रिटिश सरकार तथा जनजातियों के बीच अधिनियम लागू होने के दिन विद्यमान थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1949 में अंगीकृत भारतीय संविधान मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित था? आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का माना जाता है। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी। इसके अतिरिक्त केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ताओं का विभाजन, संघीय न्यायालय आदि के प्रावधान इसी अधिनियम के अंतर्गत ही किए गए थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।